रात का समय था। दिल्ली का माहौल ठंडा और शांत था। विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी, एक लंबे अभ्यास सत्र के बाद अपने पुराने बंगले में लौटे थे। ये बंगला उनके परिवार ने हाल ही में खरीदा था। ये बंगला शहर से थोड़ा दूर और सुनसान इलाके में स्थित था। विराट ने इसे इसलिए पसंद किया था क्योंकि यहाँ उन्हें सुकून और एकांत मिल सकता था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह जगह उनके जीवन की सबसे अजीब और डरावनी घटनाओं का केंद्र बनने वाली है। जब विराट ने बंगले में कदम रखा तो दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया। ये देख उन्होंने सोचा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। बंगले के अंदर हर चीज व्यवस्थित थी, लेकिन एक चीज अजीब थी। डाइनिंग टेबल पर रखी एक पुरानी घड़ी लगातार बज रही थी, जबकि उसमें बैटरी नहीं थी। विराट ने इसे नजरअंदाज कर दिया और सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। रात के 2 बजे विराट की नींद अचानक खुल गई। उन्होंने महसूस किया कि उनके कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट हो रही है। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। वह इसे अपना वहम मानकर वापस सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी खिड़की से बाहर किसी के हंसने की आवाज आई। आवाज बेहद डरावनी और अजनबी थी। अगले दिन सुबह विराट को उनके फोन पर एक अजीब संदेश मिला। ये जगह तुम्हारी नहीं है, यहाँ से चले जाओ। वह हैरान थे क्योंकि यह संदेश उनके किसी भी संपर्क नंबर से नहीं आया था। विराट ने इसे एक मजाक समझा और इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उन्हें यह महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। रात फिर आ चुकी थी। विराट ने दिन भर की अजीब घटनाओं को भुलाने की कोशिश की। वह खुद को समझाने लगे कि ये सब उनका वहम है, लेकिन जैसे ही घड़ी रात के 12 बजाने लगी, बंगले का माहौल अचानक बदल गया। विराट अपने बेडरूम में बैठे क्रिकेट मैच की वीडियो एनालिसिस देख रहे थे। तभी कमरे के कोने में कुछ हलचल हुई। उन्होंने स्क्रीन से नजर हटाए और देखा, एक काली परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। कौन है वहाँ? विराट ने कड़क आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ गहरी खामोशी थी। परछाई गायब हो चुकी थी। उन्होंने इसे भ्रम समझकर फिर से काम में ध्यान लगाया, लेकिन तभी उनके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई और उस पर सिर्फ एक शब्द उभरा, भागो। विराट ने तय किया कि वह अब इस बंगले की जांच करेंगे। उन्होंने हर कमरे को खंगालना शुरू किया। जब वह स्टोर रूम में पहुंचे तो एक पुरानी लकड़ी की अलमारी उनके ध्यान में आई। अलमारी बेहद पुरानी लग रही थी और उस पर धूल की मोटी परत थी। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली, एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैल गया। अलमारी के अंदर एक पुराना, धूल से भरा डायरी जैसा कुछ था। उन्होंने उसे उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था, जो भी इस बंगले में रहता है वह कभी चैन से नहीं सो सकता। ये जगह श्रापित है। डायरी में बंगले की पिछली मालिक, एक महिला का जिक्र था जिसने खुद को यहाँ फांसी लगा ली थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। विराट डायरी पढ़कर जैसे ही अपने कमरे में लौटे, उन्होंने देखा कि उनके बेडशीट पर खून के धब्बे थे। वह हैरान और डरे हुए थे। ये खून कहाँ से आया? कमरे में कोई नहीं था। विराट ने अपने दोस्त और टीम के साथी रोहित शर्मा को फोन लगाया। उन्होंने रोहित को सारी बातें बताईं और मदद मांगी। रोहित ने उन्हें सलाह दी कि वो तुरंत वहां से बाहर निकलें। लेकिन विराट ने ठान लिया था कि वह इस बंगले का राज पता करके रहेंगे। अगली सुबह विराट ने बंगले के रहस्य को सुझाने का फैसला किया। उन्होंने डायरी को गहराई से पढ़ा। उसमें लिखा था कि यह बंगला पहले एक महिला, नलिनी का था। नलिनी ने यहाँ अपने पति और बेटे के साथ रहना शुरू किया था, लेकिन किसी ने उसके परिवार को बेरहमी से मार डाला था। हत्या का कारण कभी पता नहीं चला और नलिनी ने शोक में आत्महत्या कर ली थी। तब से
ये जगह श्रापित मानी जाती थी। दिन के उजाले में सब सामान्य लग रहा था। विराट ने सोचा कि शायद वह इसे बड़ा चढ़ा कर देख रहे हैं, लेकिन शाम होते ही माहौल फिर से बदल गया। जब वह डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे तो अचानक बत्तियां झपकने लगी। तभी एक भारी आवाज आई, जैसे कोई फर्श पर चल रहा हो। वह उठकर देखने गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। जैसे ही वह वापस आए, उनकी प्लेट अपने आप जमीन पर गिर गई। प्लेट से चावल पर एक आकृति बनी थी, एक डरावनी हंसती हुई शक्ल। डायरी में बंगले के एक बंद कमरे का जिक्र था, जिसे कमरा नंबर 13 कहा गया था। ये कमरा हमेशा बंद रहता था और नलिनी ने अपनी आत्महत्या से पहले आखिरी बार इसी कमरे का इस्तेमाल किया था। विराट ने तय किया कि वह उस कमरे को खोलेंगे। उन्होंने पूरे बंगले की चाबियों को खंगाला और आखिरकार उस दरवाजे की चाबी ढूंढ ली। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो कमरे में अजीब सी गंध थी। दीवारों पर खून के निशान थे और एक कोने में नलिनी की तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर के नीचे कुछ अजीब शब्द लिखे हुए थे, ये बंगला अब मेरा है, कोई और इसे छीन नहीं सकता। जैसे ही विराट कमरे की जांच कर रहे थे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक ठंड बढ़ने लगी। विराट ने महसूस किया कि कोई उनके करीब खड़ा है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो नलिनी की धुंधली आकृति उनके सामने खड़ी थी। उसने कहा, तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आवाज इतनी भयानक थी कि विराट के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ये जाम हो चुका था। तभी अचानक एक तेज झटका लगा और विराट बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। जब विराट को होश आया तो वह बंगले के बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे। उन्हें याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचे, लेकिन उनके हाथ पर एक गहरा निशान था जो जलने जैसा लग रहा था। क्या यह नलिनी का श्राप है? क्या विराट इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या यह उनका अंत है? विराट ने खुद को किसी तरह संभाला और गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से निकल गए। उनके हाथ पर जले का निशान जलन कर रहा था, लेकिन मन में डर से ज्यादा गुस्सा था। उन्होंने ठान लिया था कि वह इस बंगले के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करेंगे। अगले दिन विराट ने अपने पुराने दोस्त और पैरासाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुल शर्मा को फोन किया। डॉक्टर अंशुल भूत प्रेत और पारलौकिक घटनाओं के विशेषज्ञ थे। विराट ने उन्हें सारी घटना बताई और बंगले में आने के लिए कहा। डॉक्टर अंशुल ने कहा, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है। अगर वह तुमसे संवाद कर रही है तो इसका मतलब है कि उसे या तो कुछ चाहिए या वह किसी चीज की रक्षा कर रही है। अंशुल ने सुझाव दिया कि वे रात को बंगले में जाकर स्पिरिट कम्युनिकेशन करेंगे। उस रात अंशुल और विराट बंगले में पहुंचे। उन्होंने नलिनी के कमरे में जाकर अपना उपकरण लगाया। अंशुल ने आत्मा से संवाद करने के लिए एक खास प्रक्रिया शुरू की। नलिनी, हम ये जानने आए हैं कि तुम इस घर को क्यों श्रापित कर रही हो। तुम क्या चाहती हो? अंशुल ने पूछा। कुछ मिनटों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक उपकरण की लाइट्स झपकने लगी और एक भारी आवाज कमरे में गूंजने लगी। मुझे न्याय चाहिए, अंशुल ने पूछा। किस बात का न्याय? आवाज धीमी हो गई और दीवार पर खून से एक शब्द लिखा गया, अजय। विराट और अंशुल ने बंगले की पुरानी फाइलों और इतिहास की जांच की। उन्हें पता चला कि नलिनी का पति अजय एक संदिग्ध आदमी था। वह व्यापार में धोखाधड़ी करता था और काले जादू में रुचि रखता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि नलिनी और उसके बेटे की हत्या में अजय का हाथ होने का शक था। नलिनी की आत्मा बंगले में इसलिए अटकी हुई थी क्योंकि उसका पति उसे न्याय नहीं दे सका। जांच के दौरान विराट को एक और चौंकाने वाली बात पता चली। अजय अभी भी जीवित था और शहर के एक दूरदराज इलाके में रहता था। हमें अजय से मिलना होगा, अंशुल ने कहा।
शायद वही इन घटनाओं की असली वजह है। विराट ने तुरंत अजय का पता लगाया और उससे मिलने की योजना बनाई। विराट और डॉक्टर अंशुल ने अजय से मिलने का फैसला किया। अजय शहर से दूर एक सुनसान इलाके में एक खंडहर जैसे घर में रह रहा था। ये जगह अपने आप में डरावनी थी, जैसे कोई भूत या फिल्म का सेट। जब विराट और अंशुल अजय के घर पहुंचे, तो वह एक कमजोर, बूढ़ा और बीमार आदमी था। उसकी आंखों में एक डर और अपराध बोध की छाया थी। अंशुल ने सीधे सवाल किया, नलिनी और उसके बेटे की हत्या के पीछे तुम्हारा हाथ था, है ना? अजय कांपते हुए बोला, मैंने उन्हें नहीं मारा, लेकिन मैं उन्हें बचा भी नहीं सका। विराट गुस्से से बोले, सच बताओ, उनकी आत्मा चैन से नहीं है, वह न्याय चाहती है। अजय ने धीरे धीरे अपने हाथों से एक पुरानी तिजोरी खोली और उसमें से एक फोटो और कुछ दस्तावेज निकाले। अजय ने खुलासा किया कि उसने अपने बेटे और पत्नी की हत्या नहीं की थी। हत्या एक काले जादू में रुचि रखने वाले उसके बिजनेस पार्टनर विक्रम ने की थी। विक्रम और अजय ने बंगले के नीचे एक प्राचीन गुप्त खजाने को खोजने के लिए काला जादू किया था। जब नलिनी को इसके बारे में पता चला, तो उसने इसका विरोध किया। विक्रम ने नलिनी को रोकने के लिए उसे और उसके बेटे को मार डाला। अजय ने कहा, मैंने खजाना छोड़ दिया, लेकिन उनकी आत्मा का बोझ मुझे जीने नहीं दे रहा। विक्रम अब भी जीवित है और उस खजाने को पाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर अंशुल ने तुरंत समझ लिया कि नलिनी की आत्मा विक्रम से बदला चाहती है। वह अब विक्रम की तलाश में जाने की योजना बनाने लगे। विराट बोले, यह मामला अब बहुत बड़ा हो चुका है, विक्रम को रोकना होगा, नहीं तो नलिनी और उसका बेटा कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। अजय ने डरते डरते कहा, विक्रम को ढूंढने के लिए तुम्हें उस बंगले के तहखाने में जाना होगा, वह वहीं अपना काम कर रहा है। अजय की बात सुनकर विराट और अंशुल ने बंगले के तहखाने की ओर जाने की तैयारी की। उन्हें पता था कि यह उनके लिए सबसे खतरनाक चुनौती होगी। रात को जब वे बंगले पहुंचे, तो माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। दीवारों से खून टपक रहा था और दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो रहे थे। तहखाने का दरवाजा खोलते ही उन्हें वहां विक्रम की परछाई दिखाई दी। वह एक तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था और काले धुएं के बीच कुछ अजीब अनुष्ठान कर रहा था। तहखाने का माहौल डर और रहस्य से भरा हुआ था। विराट और डॉक्टर अंशुल ने जैसे ही कदम रखा, वहां की ठंडक उनकी हड्डियों तक पहुंच गई। अंधेरे कोने में जलते हुए दिए और एक अजीब सी गंध ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। विक्रम तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए एक बड़े चक्र के बीच में बैठा था। उसके चारों ओर अजीब चिन्ह बने हुए थे और एक लोहे की तिजोरी उसके सामने रखी हुई थी। वह पूरी तरह तन्मयता से मंत्रों का जाप कर रहा था। डॉक्टर अंशुल ने फुसफुसाते हुए कहा, वह किसी प्राचीन शक्ति को जागृत करने की कोशिश कर रहा है, इसे रोकना होगा। विराट ने हिम्मत जुटाकर विक्रम को पुकारा, विक्रम, ये सब बंद करो, नलिनी की आत्मा को तुम्हारे पापों का न्याय चाहिए। विक्रम ने उनकी ओर देखा और जोर से हंसा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसने कहा, नलिनी और उसका बेटा मुझे रोक नहीं सके, तो तुम क्या करोगे? ये खजाना मेरा है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। उनकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा और मुझे परवाह नहीं। विक्रम ने अपने मंत्रों को और तेज कर दिया और अचानक तहखाने में हवा का एक भयंकर झोंका आया। दीवारों से परछाइयां निकलने लगी और एक भयानक चीख गूंजने लगी। अचानक तहखाने की फर्श से एक सफेद रोशनी उभरी। नलिनी की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। उसने विक्रम को घूरते हुए कहा, तुमने मेरे परिवार को मुझसे छीन लिया, अब मैं तुम्हें इसका अंजाम भुगतने पर मजबूर करूंगी। विक्रम ने तांत्रिक साधन से आत्मा पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन नलिनी की शक्ति बहुत ज्यादा थी।
उसने चारों ओर फैले तांत्रिक चिन्हों को तोड़ दिया। विक्रम ने अंतिम प्रयास में तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने तिजोरी को छुआ, नलिनी की आत्मा ने उसे हवा में उठा लिया। विक्रम चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन नलिनी ने क्रोध से कहा, माफी? तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीना, अब तुम भी उसी दर्द को महसूस करोगे। अगले ही पल विक्रम हवा में जोर से उछला और फर्श पर गिरा। उसका शरीर निष्क्रिय हो गया और तहखाने में भयानक शांति छा गई। नलिनी ने विराट और अंशुल की ओर देखा। उसने कहा, तुम दोनों ने मेरे लिए जो किया उसके लिए धन्यवाद। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये कहकर उसकी आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। साथ ही तहखाने का डरावना माहौल भी सामान्य हो गया। विराट और अंशुल ने राहत की सांस ली। उन्होंने तिजोरी को वहीं छोड़ दिया और तहखाने से बाहर निकल गए। बंगला अब शांत था। विराट ने तय किया कि वह इसे बेच देंगे और इसे हमेशा के लिए छोड़ देंगे। लेकिन जब वह गाड़ी में बैठने लगे तो उनके फोन पर एक आखिरी संदेश आया, ध्यान रखना, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। विराट और अंशुल ने सोचा कि विक्रम की मृत्यु और नलिनी की आत्मा को शांति मिलने के बाद सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन वह रहस्यमय संदेश विराट को बेचैन कर रहा था। ध्यान रखना, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या यह नलिनी की चेतावनी थी या कोई नई समस्या उन्हें घेरने वाली थी? बंगले को बेचने के फैसले के बाद विराट ने खुद को सामान्य जिंदगी में लौटाने की कोशिश की, लेकिन कुछ अजीब चीजें अब भी उनका पीछा कर रही थीं। वह जहां भी जाते उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। क्रिकेट प्रैक्टिस के दौरान विराट के सिर में अचानक जोर का दर्द हुआ। ये दर्द इतना तेज था कि उन्हें तुरंत ब्रेक लेना पड़ा। जब वह ड्रेसिंग रूम में बैठे तो उनके बैग में से वही डायरी मिली जिसे उन्होंने नलिनी के कमरे से उठाया था। विराट ने गुस्से में डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। इसके आखिरी पन्ने पर कुछ नए शब्द लिखे हुए थे, जो भी तिजोरी को खोलने की कोशिश करेगा वह शापित होगा। विक्रम ने अपनी मौत से पहले इसे जागृत कर दिया है। अब ये खजाना और इससे जुड़ी हुई ताकत किसी को चैन से नहीं रहने देगी। डॉक्टर अंशुल ने डायरी को पढ़ने के बाद कहा, विक्रम का मरना और नलिनी की आत्मा को शांति मिलना सिर्फ कहानी का एक हिस्सा था, लेकिन तिजोरी में जो है वह अब भी खतरनाक है। हमें इसे पूरी तरह नष्ट करना होगा। डायरी के अनुसार तिजोरी में सिर्फ खजाना नहीं था, बल्कि एक प्राचीन अमावस शिला थी। यह एक शापित पत्थर था जिसे छूने वाला कोई भी इंसान या तो मर जाता था या पागल हो जाता था। विराट ने कहा, हमने तिजोरी को बंद छोड़ दिया था, वह अब भी तहखाने में है। क्या वह खतरा बन सकती है? अंशुल ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, अगर यह शिला जागृत हो चुकी है तो यह अपनी शक्ति को चारों ओर फैलाना शुरू कर देगी। हमें इसे रोकने के लिए बंगले में लौटना होगा। रात में विराट और अंशुल फिर से बंगले में लौटे। इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, उन्होंने देखा कि तिजोरी खुल चुकी थी। उसके अंदर से गहरे काले धुएं की लहरें निकल रही थीं। तिजोरी के पास एक अजीब आकृति खड़ी थी। वह विक्रम की आत्मा थी, जो अब शिला की ताकत से और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। उसने ठंडी और भयावह आवाज में कहा, मैं अब अमर हूँ। ये खजाना अब मेरी शक्ति का स्रोत है। कोई मुझे रोक नहीं सकता। अंशुल ने तुरंत अपने उपकरण निकाले और शिला को निष्क्रिय करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन विक्रम की आत्मा ने उन्हें रोकने के लिए तहखाने में मौजूद हर चीज को हिलाना शुरू कर दिया। दीवारों से पत्थर गिरने लगे और पूरी जगह कांपने लगी। विराट ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर विक्रम की ओर एक धातु की छड़ी फेंकी, जिससे वह कुछ क्षणों के लिए कमजोर हो गया। इस बीच अंशुल ने शिला को नष्ट करने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, शिला ने एक भयंकर धमाके के साथ खुद को नष्ट कर लिया।
विक्रम की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। तहखाने में अचानक शांति छा गई। विराट और अंशुल ने तिजोरी को पूरी तरह सील कर दिया और तहखाने से बाहर निकल आए। इस बार उन्हें लगा कि यह सचमुच खत्म हो गया है। लेकिन जब वे बंगले से बाहर जा रहे थे तो पीछे से एक अजीब हंसी की आवाज आई। विराट और अंशुल ने सोचा कि तहखाने में शिला को नष्ट करने के बाद सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन बंगले से बाहर निकलते समय वह अजीब हंसी उन्हें फिर से बेचैन कर गई। विराट ने अंशुल से कहा, हमने तिजोरी को सील कर दिया, शिला नष्ट हो गई, फिर यह आवाज क्यों आई? अंशुल ने चिंतित स्वर में जवाब दिया, मुझे लगता है कि शिला की शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई। हमें इस जगह को पूरी तरह सील करना होगा। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। विराट ने अपनी क्रिकेट ट्रेनिंग दोबारा शुरू कर दी, लेकिन उनके साथ अजीब घटनाएं अब भी हो रही थीं। उन्हें बार बार किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होता था। एक रात जब विराट सो रहे थे, उन्होंने एक सपना देखा। वह खुद को फिर से बंगले के तहखाने में खड़ा हुआ पाया। उनके सामने वही तिजोरी थी, लेकिन इस बार तिजोरी के अंदर से एक चेहरा झांक रहा था। वह चेहरा विक्रम का नहीं था। तुमने शिला को नष्ट कर दिया, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। तुम मुझे रोक नहीं सकते। विराट पसीने से लथपथ उठ गए। उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि किसी तरह का संकेत था। अंशुल ने महसूस किया कि अब मामला उनकी समझ से बाहर हो चुका है। उन्होंने अपने गुरु, एक अनुभवी तांत्रिक और परालौकिक विशेषज्ञ पंडित जयप्रकाश शास्त्री से मदद लेने का फैसला किया। पंडित जयप्रकाश ने उनकी बात सुनने के बाद कहा, ये सिर्फ आत्माओं का मामला नहीं है, ये बंगला एक प्राचीन श्राप का केंद्र है। जब तक बंगले को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जाता, ये ताकतें लौटती रहेंगी। पंडित जयप्रकाश ने सुझाव दिया कि बंगले को आग लगाकर नष्ट किया जाए, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा करना आसान नहीं होगा। बंगले की शक्ति इसे बचाने की कोशिश करेगी। विराट ने कहा, मैं इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। हमें ये करना ही होगा। अगली रात पंडित जयप्रकाश, अंशुल और विराट ने बंगले को नष्ट करने की तैयारी की। वे अपने साथ मिट्टी का तेल और अनुष्ठानों के लिए जरूरी सामान लेकर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बंगले में आग लगाने की कोशिश की, पूरे बंगले में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी, दीवारों पर दरारें आने लगी और अंदर से चीखने की आवाजें आने लगी। तहखाने से एक बार फिर वही काला धुआं निकलने लगा। इस बार धुएं के बीच एक नई आकृति थी, एक विशाल डरावनी परछाई। ये शिला की बची हुई शक्ति का रूप था। परछाई ने गुस्से में कहा, तुम सबने मेरी शक्ति को चुनौती दी है, अब तुम सब मेरे गुलाम बनोगे। पंडित जयप्रकाश ने तुरंत मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन परछाई इतनी शक्तिशाली थी कि उसने उन पर हमला कर दिया। विराट ने हिम्मत जुटाकर तहखाने के दरवाजे को मिट्टी के तेल से भर दिया और आग लगा दी। आग तेजी से पूरे बंगले में फैलने लगी। परछाई चीखने लगी, जैसे उसकी शक्ति खत्म हो रही हो। पंडित जयप्रकाश ने आखिरी मंत्र पूरा किया और परछाई अचानक गायब हो गई। बंगला धू-धू कर जलने लगा। विराट, अंशुल और पंडित जयप्रकाश किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। बंगला पूरी तरह नष्ट हो गया। विराट ने राहत की सांस ली और कहा, अब ये कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन जब वे वापस लौट रहे थे तो पंडित जयप्रकाश ने कहा, बंगला खत्म हो गया, लेकिन वह शक्ति कहीं और जाने का रास्ता खोज सकती है। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। विराट ने सिर हिलाया। वह जानता था कि यह अध्याय खत्म हो सकता है, लेकिन इस श्राप की कहानी शायद अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।